तो आज का आपका टॉपिक है एंटी डायबिटिक एजेंट। आज के इस लेक्चर में हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटी का मतलब होता है अपोजिट और डायबिटिक का मतलब डायबिटीज। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे एजेंट पढ़ने वाले हैं, ऐसे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि डायबिटीज को अपोज करे, मतलब डायबिटीज को सही करे। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे एजेंट्स देखने वाले हैं। आई रिपीट, ऐसे एजेंट्स हम देखेंगे, ऐसे ड्रग्स हम देखेंगे जो कि डायबिटीज को सही करती हो। डायबिटीज आपने कई बार पढ़ा है। डायबिटीज आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है, फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। डायबिटीज के ऊपर काफी सारे लेक्चर पहले से ही हो चुके हैं। ठीक है, तो डायबिटीज को हमें अब सही करना है। तो आज के लेक्चर में हम सब तरह की ड्रग्स देखेंगे और ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। कौन सी शॉर्ट एक्टिंग होती है, कौन सी इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, और उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से वो ड्रग हमारे डायबिटीज को सही करती है। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंसुलिन की प्रिपरेशन। देखो, इंसुलिन एक इसेंशियल हार्मोन है। इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो आज के लेक्चर में इंसुलिन की देखने वाले हैं प्रिपरेशन। साथ ही साथ देखेंगे इंसुलिन रिलीज कहां से होता है और इंसुलिन का इंट्रोडक्शन वगैरह, और इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है। तो इंसुलिन के ऊपर भी अच्छे से कहानी देखने वाले हैं। इंसुलिन बनता कैसे है, रिलीज कहां से होता है, इंसुलिन का पूरा इंट्रोडक्शन कि इंसुलिन की जो चेन होती है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से इंसुलिन काम करता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे डायबिटीज क्या होता है और फिर ऐसी कौन सी ड्रग है जो डायबिटीज को सही करती है। अब देखो, ड्रग तो कई सारी है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है जैसे सल्फोनिल यूरिया, बाइगोनाइड्स, थायोएजोलिडिन डायोन्स, ठीक है, मैग्लिटिनाइड्स एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब इनके अंदर देख सकते हैं आपको कई तरह की ड्रग्स दे रखी है। जैसे सल्फोनिल यूरिया के अंदर आपको टॉलब्यूटामाइड दे रखा है, क्लोरप्रोपामाइड दे रखा है, बाइगोनाइड्स के अंदर आपको मेटफॉर्मिन दे रखा है, थायोएजोलिडिन डायोन्स के अंदर आपको रोजीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन दे रखा है, मैग्लिटिनाइड्स के अंदर आपको रेपेग्लिनाइड दे रखा है, एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के अंदर आपको वोगलीबोस एंड एक्राबोस दे रखा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ड्रग्स के नाम है। ये वो ड्रग है जो कि डायबिटीज को सही करते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि जब कभी एंटी डायबिटिक के ऊपर क्वेश्चन आया, जैसे 10 मार्क्स में आया एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में बताओ, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे डायबिटीज होता क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले डायबिटीज, फिर बताऊंगा कि एंटी डायबिटिक ड्रग किस तरह से डायबिटीज को सही करती है और कौन कौन सी ड्रग होती है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में लिखना है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे सबसे पहला सल्फोनिल यूरिया, उसके अंदर आती है टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, बाइगोनाइड्स के अंदर मेटफॉर्मिन, थायोएजोलिडिन डायोन्स के अंदर रोजीग्लिटाजोन, मैग्लिटिनाइड्स के अंदर जैसे आपका रेपेग्लिनाइड, और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के अंदर एक्राबोस और वोगलीबोस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टॉलब्यूटामाइड की सिंथेसिस भी दे रखी है। आपको यहाँ पे स्टार कर रखा है, मतलब आपको टॉलब्यूटामाइड की सिंथेसिस भी करनी है। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इंसुलिन रिलीज कैसे होता है, इंसुलिन का प्रिपरेशन क्या है, ये सब भी हम कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। आज के इस लेक्चर में आपको डायबिटीज से लेकर एंटी डायबिटिक ड्रग से लेकर इंसुलिन की प्रिपरेशन, रिलीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंट्रोडक्शन से लेकर पूरे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने वाला हूं। तो चलिए डायबिटीज की पूरी कथा को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज से। सबसे पहले डायबिटीज को समझते हैं, और डायबिटीज को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि एंटी डायबिटिक एजेंट और वी कैन से एंटी डायबिटिक ड्रग किस तरह से डायबिटीज को सही करती है। तो जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आई रिपीट, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब डायबिटीज में ऐसा क्या होता है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया? तो ध्यान से सुनो और समझो। यहां पर मैं खड़ा हूं,
और मेरे पास कोई भी नहीं है पूछने वाला जो मुझे कहे कि मेरे बाबू ने खाना खाया, फिर भी मैं खाना खा लेता हूँ। खाना नहीं खाता, मैं खाना खाता हूँ। और जैसे ही मैं खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने जो खाना खाया फिर वो जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में शुगर का लेवल और वीकेंड से ग्लूकोज का लेवल मेरा बढ़ गया। ठीक है। अब ये ग्लूकोज बहुत ही जरूरी होता है, ये ग्लूकोज हमारे सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारी हर सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इवन हमारी ब्रेन सेल को तो ग्लूकोज की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज जो है ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में क्या आ चुका है? ग्लूकोज। अब इंसुलिन का काम है, इंसुलिन क्या काम है? इंसुलिन का काम है कि इस ग्लूकोज को सेल के अंदर तक पहुंचाना। तो देखो, जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है ना, इंसुलिन हार्मोन जो है पेनक्रियास से रिलीज होता है। पेनक्रियास में भी कहां से? बीटा सेल से। आगे जब हम इंसुलिन को देखेंगे तो वहां पर ये सारी बातें डबल आ जाएगी। अभी आप इतना याद रखो, पेनक्रियास में जो बीटा सेल होती है वहां से इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है कि ग्लूकोज जो है सेल के अंदर चला जाए। अब देखो वो कैसे होता है, पूरी कहानी समझो। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ कि इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज को ब्लड में से सेल के अंदर पहुंचाता है। जैसे सपोज ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको दिखा दिया मैंने। ये आपकी सेल है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर तक पहुंचाना है। पर कैसे? तो ध्यान से सुनो और समझो। तो ये जो आपकी सेल होती है ना, सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। जैसे सपोज यहाँ पर लगा हुआ है ये रिसेप्टर, सेल के ऊपर क्या है? रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कौन सा होता है? ये रिसेप्टर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। आई रिपीट, ये जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। अब नाम से पता लग रहा, अगर इंसुलिन का रिसेप्टर है तो इससे आके कौन जुड़ेगा? इंसुलिन आके जुड़ेगा। तो ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। हमने देखा सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? इंसुलिन के रिसेप्टर। और इंसुलिन के रिसेप्टर है तो कौन आके जुड़ेगा? इंसुलिन आके जुड़ेगा। तो जैसे ही आपका इंसुलिन इस रिसेप्टर से आके जुड़ेगा, आप बोलोगे इंसुलिन का रिसेप्टर से जुड़ना मतलब रिसेप्टर का एक्टिवेट होना, और वी कैन से रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आना। और उसके बाद क्या होता है कि सेल के अंदर होते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर। दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GLUT। GLU का मतलब ग्लूकोज और टी का मतलब ट्रांसपोर्टर। तो ये ग्लूट होता है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ग्लूट। तो ये जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर जो है सेल की सरफेस पे आ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं। कहां पर आ गए? ये सेल की सरफेस पर आ गए। अब नाम से पता लग रहा है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, तो किसको लेने आए हैं? ग्लूकोज को लेने आए हैं। तो ये ग्लूकोज जो आपके ब्लड में था अब इस ट्रांसपोर्टर में आ जाएगा और सेल के अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ था कि इंसुलिन आया। देखो यहाँ पर इंसुलिन आया, इंसुलिन के रिसेप्टर से जुड़ा। जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर से जुड़ा, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सेल के अंदर जो हमारे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर थे वो सेल के सरफेस पे आए, और जो ब्लड में ग्लूकोज था वो अंदर चला गया। तो हमने देखा जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज था वो कहाँ पे चला गया? सेल के अंदर चला गया। और जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो वहां पर ATP फॉर्मेशन होगी और सेल अपना सारा काम करेगी। तो हमने ये देखा कि इंसुलिन की वजह से जो ग्लूकोज ब्लड में था अब वो कहां पर चला गया? सेल के अंदर चला गया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया। तो ध्यान रखना, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन के रिसेप्टर से जुड़ता है, जिससे रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है, वीकेंड से कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं रिसेप्टर में, और अंदर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सेल सरफेस पे आ जाते हैं और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर चला जाता है। इस तरह से इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और वीकेंड से रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि इंसुलिन किस तरह से अपना काम करता है। पर ये तो बताओ कि डायबिटीज क्यों हो रही है? ये तो जनरल काम हो गया कि हाँ ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। अब डायबिटीज में क्या होता है वो सुनो। या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन कम है तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे इंसुलिन आके जुड़ेगा नहीं, और इंसुलिन अगर सेल के ऊपर रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है वो सरफेस पे नहीं आएंगे, और अगर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सरफेस पे नहीं आएंगे तो जो ग्लूकोज ब्लड में है वो ग्लूकोज अब सेल के अंदर नहीं जाएगा।
तो ध्यान रखना, या तो इंसुलिन की कमी होने की वजह से डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से इंसुलिन सही से रिसेप्टर से जुड़ेगा नहीं, रिसेप्टर सही से एक्टिवेट होंगे नहीं सारे, और अगर रिसेप्टर सही से एक्टिवेट होंगे नहीं सारे तो जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है वो सेल के सरफेस पे नहीं आएंगे और ग्लूकोज जो है ब्लड में से अंदर नहीं जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये किस कंडीशन में हो रहा है? इंसुलिन कम होने की कंडीशन में हो रहा है। अब दूसरी चीज देखो, एक तो हमें समझ में आ गया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो रही है। कैसे? वो आपको पता लग गया कि इंसुलिन की कमी है तो रिसेप्टर से कम जुड़ेगा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सरफेस पे कम जाएंगे और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर कम जाएगा, मतलब ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, इंसुलिन पूरा है फिर भी डायबिटीज हो रही। सर ये कैसे हो सकता है? अगर इंसुलिन पूरा होगा, सपोज इंसुलिन पूरा है, तो इंसुलिन पूरा होने की वजह से रिसेप्टर से भी अच्छे से जुड़ेगा और सारा काम अच्छे से होगा। तो फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि इंसुलिन पूरा होने के बाद भी आपको डायबिटीज हो रही है? तो उसको ध्यान से सुनो और समझो। देखो, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर, और यहाँ पर इंसुलिन भी प्रॉपर है। पर क्या होगा अगर ये रिसेप्टर सही से काम नहीं करे? तो अगर रिसेप्टर सही से काम नहीं करेंगे तो क्या ये इंसुलिन जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। भले इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में, भले इंसुलिन हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा है, प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में, पर रिसेप्टर खराब होने की वजह से, रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा। और जब इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो एक ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल की सरफेस पे नहीं आएंगे, और ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं आएगा, और जब ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं आएगा मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। तो ये एक और कंडीशन है जहां पर इंसुलिन ज्यादा होने के बाद भी, इंसुलिन प्रॉपर होने के बाद भी, सफिशिएंट ऑप्टिमम होने के बाद भी यहां पर ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो ये दो कंडीशन है जहां पर आपको डायबिटीज होती है। पहली कंडीशन जहां पर इंसुलिन की कमी हो जाती है, और दूसरी कंडीशन जहां पर रिसेप्टर ही आपके खराब हो जाते हैं। वैसे तो ये पूरा लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ पर, जब मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था, बायोकेमिस्ट्री में जब मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था। देखो ये डायबिटीज मेलाइटस जो है बायोकेमिस्ट्री में, पैथोफिजियोलॉजी में, एचएपी में भी था, साथ ही साथ आपके फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री सभी जगह पर है। ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ना एंटी डायबिटिक, ये आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 का। पर अगर आप देखोगे फार्माकोलॉजी 5th सेम की, तो 5th सेम की फार्माकोलॉजी में भी आपको ये टॉपिक दे रखा है। देखो यूनिट नंबर 4 में जब आप फार्माकोलॉजी देखोगे 5th सेम की, तो वहां पर आपको इंसुलिन के बारे में दे रखा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में दे रखा है, और ग्लूकागोन के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर भी आपको पूरा डायबिटीज लिखना है, इंसुलिन का फंक्शन लिखना है, और ग्लूकागोन का काम लिखना है। ग्लूकागोन क्या होता है अभी हम बात कर लेंगे। देखो पेनक्रियास में कई तरह की सेल होती है, अल्फा, बीटा। ठीक है। तो अल्फा जो है ग्लूकागोन रिलीज करता है, बीटा जो है इंसुलिन रिलीज करती है। आपको पता है इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। तो ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा, उल्टा काम करता है। ठीक है। तो यहां पर भी सेम आंसर लिखना है। चलिए ठीक है, मैं डायबिटीज तो क्लियर हो गया, फिर भी मैं आपको ये लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा 5th सेमेस्टर की, ताकि आप देखकर पीएचडी कर लो डायबिटीज में। अब देखो यहाँ पर मैंने डायबिटीज की टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बता रखी है। टाइप 1 में क्या होता है? हमारी जो बीटा सेल है वो खराब हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। अब बीटा सेल खराब होने की वजह से क्या होगा? मान लीजिए बीटा सेल खराब हो गई, बीटा सेल खराब हो गई तो क्या इंसुलिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पेनक्रियास में जो बीटा सेल है वही इंसुलिन बनाती है। कहीं ना कहीं बीटा सेल खराब हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम तो रिसेप्टर से कम जुड़ेगा, रिसेप्टर से कम जुड़ेगा तो आगे की कहानी आपको पता है। फिर टाइप 2 में क्या होता है? अब यहाँ पर आप देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि रिसेप्टर से इंसुलिन सही से जुड़ नहीं पा रहा, वही वाली कंडीशन है ये। तो वो टाइप 2 हो गई जब रिसेप्टर की दिक्कत है, और टाइप 1 हो गई जब इंसुलिन की कमी हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर सिम्टम्स बता रखे हैं कि स्लो हीलिंग होगी आपको। ठीक है। आप जल्दी थक जाओगे, आपको बहुत प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया ये सब देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है। एंड अनएक्सप्लेन वेट लॉस, साथ ही साथ ब्लड विजन। कॉम्प्लिकेशन भी कई तरह की आ सकती है, जैसे डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है आपको, रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, परमानेंट आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, और सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकती है। कई तरह के टेस्ट होते हैं इसके लिए, फास्टिंग टेस्ट, रैंडम, ठीक है, जीटीटी, तो पीपी, कई तरह के टेस्ट होते हैं इसके लिए। फास्टिंग में क्या होता है? 10 to 12 आवर आपको फास्टिंग करनी होती है, मतलब आपको कुछ भी नहीं खाना, उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, और फिर आपकी रेंज चेक की जाती है। अब देखो इंसुलिन की प्रिपरेशन, जैसा कि आपको सिलेबस में मेंशन है, सबसे पहले हमने डायबिटीज अच्छे से समझ लिया, अभी एंटी डायबिटिक पढ़ने वाले हम। एंटी डायबिटिक पढ़ने से पहले डायबिटीज पढ़ना जरूरी था। ठीक है। और भी पढ़ना है तो ये लेक्चर प्लेलिस्ट में ऐड है। अब इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशन देखते हैं।
तो मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे एक लेक्चर पे, और उस लेक्चर को मैं इसी में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इंसुलिन अच्छे से समझ में आ जाए और इंसुलिन की प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, फार्माकोलॉजी में पढ़ा रखा है कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। चलो एक बार और कहानी हो ही जाए, अगर आ गया है तो इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, वन बाय वन सुनते जाना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है। आई रिपीट, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज में बीटा सेल से रिलीज होता है। वहां पर भी कहां से? आइसलेट्स ऑफ लैंग्रांज से। तो जिसको ये नाम याद नहीं रखना, आप सीधा से याद रखो, पेनक्रियाज में बीटा सेल होती है, वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। देखो पेनक्रियाज में कई तरह की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा ग्लूकागोन निकालती है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन निकालती है। हमें पता होना चाहिए कि बीटा सेल जो है इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। अब ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये आपको पता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पर ब्लड 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 ब्लड, और मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ये ग्रीन कलर से मैंने ग्लूकोज दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये उस कंडीशन में जहाँ डायबिटीज है, इंसुलिन देना पड़ेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अब हमें ये तो पता है कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, वो कैसे? इंसुलिन जो है, मान लीजिए ये सेल है, अब ये ग्लूकोज को है ना सेल के अंदर जाना है, पर ये जा नहीं पा रहा, तो इंसुलिन भेजेगा। इंसुलिन कैसे भेजेगा वो देखो। इंसुलिन जो है सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है इंसुलिन का, तो ये इंसुलिन जो है इंसुलिन के रिसेप्टर से बाइंड होगा। जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर से बाइंड होगा, अंदर कुछ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर यहाँ पे सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, और जो भी ग्लूकोज बाहर होगा उसको अंदर लेके चल जाएंगे। समझ में आ गया? इंसुलिन जो है इंसुलिन के रिसेप्टर पे जुड़ेगा, अंदर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर थे वो सेल के सरफेस पे आएंगे, और बाहर जो भी ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ले जाएंगे। और अगर ग्लूकोज सेल के अंदर चल गया, मतलब ग्लूकोज जो है ब्लड में कम हो गया। तो इस तरह से इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, और ये भी आपको क्लियर हो गया कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल रिलीज करती है पेनक्रियाज से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ई कोलाई की मदद से हमें इंसुलिन बनाना है। हमें क्या करना है? ई कोलाई की मदद से। और ई कोलाई में कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज करेंगे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, ई कोलाई का यूज करके हमें इंसुलिन बनाना है। सबसे पहले इंसुलिन को डिस्कवर्ड किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एडवर्ड शार्पी स्केपर इन 1916, ठीक है, जब वो स्टडी कर रहे थे आइसलेट्स ऑफ लैंग्रांज की। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, अगर आपको बीटा सेल याद रखना है तो बीटा सेल रख लो, ये तो आइसलेट्स ऑफ लैंग्रांज। अब देखिए इंसुलिन की अगर मैं बात करूं, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, जहां पर 51 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड रहते हैं और अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन ही बनता है ना। अगर मैं बोलूं अमीनो एसिड है 51, तो 51 अमीनो एसिड इस तरह से जुड़े होंगे, और अगर 51 अमीनो एसिड इस तरह से जुड़े होंगे तो अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है एक स्मॉल सिंपल प्रोटीन होता है जो कि 51 अमीनो एसिड का बना होता है। साथ ही साथ इसका मोलिकुलर वेट है 5808 डाल्टन। जो इंसुलिन है उसका मोलिकुलर वेट होता है 5808 डाल्टन। अब इंसुलिन में आपको दो तरह की चेन देखने को मिलती है, एक होती है चेन ए, एक होती है चेन बी। देखो यहां पर आपको दो तरह की चेन देखने को मिल रही है, चेन ए, चेन बी, एंड दिस इज मैच्योर इंसुलिन। दिस इज मैच्योर इंसुलिन। इससे पहले एक कंडीशन होती है जहां पर तीन चेन होती है, चेन ए, बी, सी, तीन चेन देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। तो होता क्या है? प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनते टाइम, आई रिपीट, प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनते टाइम या फिर नॉर्मल इंसुलिन बनते टाइम चेन सी जो है रिमूव हो जाती है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनते टाइम क्या होता है? रिमूवल ऑफ चेन सी, ठीक है। तो जो मैच्योर इंसुलिन होता है, मैच्योर इंसुलिन में दो ही चेन होती है, चेन ए, चेन बी, और प्रो इंसुलिन में तीन हुआ करती थी, चेन ए, बी, सी, बट जैसे ही मैच्योरेशन हुआ चेन सी जो है रिमूव हो गई, ठीक है। अब ये चेन ए और चेन बी जो है मैच्योर इंसुलिन में, ये दोनों जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है।
अब देखो, जो चेन ए होता है वहां पर होते हैं 21 अमीनो एसिड, और चेन बी जो होते हैं वहां पर होते हैं 30 अमीनो एसिड। तो 30 + 21, अगर मेरी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है तो 51, और हमने ये बोला था कि यहाँ पर 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो दो चेन है, चेन ए और चेन बी, मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं, चेन ए चेन बी, और चेन ए में होते हैं 21 अमीनो एसिड और चेन बी में होते हैं 30 अमीनो एसिड। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाने का सीधा सा तरीका, सबसे पहले आपको चाहिए जीन, ठीक है, जीन के साथ आपको चाहिए वेक्टर। अब जीन कौन सा चाहिए, डिजायरेबल जीन, मतलब इंसुलिन का जीन। किसका जीन चाहिए, इंसुलिन का जीन, इंसुलिन की कोडिंग का जीन, मतलब इंसुलिन जो बना सके वो वाला जीन आपको चाहिए। और वेक्टर कैसा चाहिए, जो इंसुलिन को कैरी कर सके। वेक्टर स्मॉल होना चाहिए, ORI साइट होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। ये सब हमने देखा था वेक्टर में, जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे, स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर किस तरह से होना चाहिए, जैसे PBR 322, तो सारी फीचर हमने देखे थे। अब जीन है हमारे पास, ठीक है, इंसुलिन का, वेक्टर तैयार है, तो जीन और वेक्टर मिलके क्या बनाता है, RDNA। RDNA ऑल्सो नोन एज काइमेरिक DNA, और ये RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA हम किस में डालेंगे, ई कोलाई में डालेंगे, क्योंकि ई कोलाई से हमें बनाना है इंसुलिन। और ई कोलाई में डालने के बाद आपको मिलेगा आपका प्रोडक्ट, जिसको आप बोलोगे इंसुलिन, और ये आपने बनाया है तो इसका नाम आ जाएगा ह्यूम्यूलिन। क्या बोलोगे, ह्यूम्यूलिन। तो ध्यान रखना, जब आपके पास डिजायरेबल जीन हो, जो कि आपने बीटा सेल से निकाला हो, इंसुलिन का कोडिंग जीन, उसको आप वेक्टर के साथ जोड़ दोगे तो जीन प्लस वेक्टर बनेगा RDNA। RDNA को आपको ट्रांसफर करना है ई कोलाई में, ई कोलाई यहाँ पर होस्ट सेल है, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन को आप एक और नाम से बोलोगे ह्यूम्यूलिन, क्योंकि ये आपने बनाया है। और ये जो आप बनाते हो ह्यूम्यूलिन, ये ह्यूम्यूलिन जो होता है मोर सेफ, मोर प्योर, मोर स्टेबल होता है। आई रिपीट, मोर सेफ, मोर प्योर एंड मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो, एली लिली जो कंपनी है उसने इसे कैसे बनाया था। सबसे पहले इन्होंने दो जीन लिए, जीन ए, जीन बी, ये दोनों डिजायर्ड जीन है। अब डिजायर्ड जीन है तो किसके साथ जोड़ना है, वेक्टर के साथ, और वेक्टर भी ई कोलाई से निकालते हैं हम, डालेंगे RDNA को ई कोलाई में, और वेक्टर भी कहां से निकालेंगे, ई कोलाई से। तो जीन ए जीन बी दोनों डिजायर्ड जीन है हमारे पास, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से मैंने बता रखा है वेक्टर, इधर भी मैंने बता रखा है वेक्टर, और वेक्टर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन जोड़ दिया। किससे जोड़ा, लाइगेज की मदद से। किससे जोड़ा, लाइगेज की मदद से, DNA लाइगेज की मदद से। तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जीन था, जीन ए जीन बी, इन दोनों डिजायर्ड जीन को हमने वेक्टर के साथ जोड़ दिया, और डिजायरेबल जीन प्लस वेक्टर मिलके बन गया RDNA। अब RDNA को कहां पे डालना है, ई कोलाई में। तो ये आपके सामने है ई कोलाई, दिस इज ई कोलाई, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके। तो एक डाल दिया आपने RDNA इसमें, और एक डाल दिया आपने RDNA इसमें। ये आपके पास था जीन ए, तो यहां पर बनेगी चेन ए, और ये आपके पास था जीन बी, तो यहां पर बनेगी चेन बी, ठीक है। और आपको पता है चेन ए और बी, इन दोनों का अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, इंसुलिन। क्योंकि आपको पता है ना इंसुलिन में कितने तरह की चेन होती है, दो तरह की, ये चेन ए, ये चेन बी, और यहाँ पर कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर अटैच होते हैं। तो एक बन गई चेन ए, एक बन गई चेन बी। तो इस तरह से आपने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ह्यूम्यूलिन, और वी कैन से मैच्योर इंसुलिन और नॉर्मल इंसुलिन बोल सकते हो, चार नाम बोल सकते हो। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सेल से बना, ह्यूम्यूलिन क्योंकि आपने बनाया, इंसुलिन, इंसुलिन तो है ही, और मैच्योर इंसुलिन क्योंकि दो ही चेन है, चेन ए और बी, और दोनों को मिला के यहाँ पर 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इस तरह से आपने इंसुलिन का प्रोडक्शन कर लिया, और इंसुलिन का प्रोडक्शन अमेरिकन कंपनी इली लिली ने किया था 1983 में। इस तरह से आप RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हो। और इंसुलिन के बारे में हमने काफी डिटेल देखी, काफी थ्योरी भी देख ली, उसके बाद इसका प्रोडक्शन भी देख लिया। अभी जो आपने लेक्चर देखा वो था आपके इंसुलिन का प्रिपरेशन का लेक्चर, जहां पर हमने RDNA टेक्नोलॉजी से इंसुलिन को प्रिपेयर किया है। ये इंसुलिन का प्रिपरेशन आपको आगे फिर काम आएगा जब आप 6 सेमेस्टर में जाओगे। तो 6 सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर ये डबल आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन का प्रिपरेशन होने के बाद अब हम चलते हैं सल्फोनिल यूरिया पे, बाइगोनाइट्स पे, थायोअज़िलिडिन डाइओन्स पे, साथ ही साथ मैग्लिटेनाइट्स और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर पे, और देखते हैं वन बाय वन कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखो, मैं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने वाला हूं। अब कल को अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए
कि क्लोरप्रोपामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए कि किस तरह से क्लोरप्रोपामाइड जो है एंटी डायबिटिक का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरप्रोपामाइड किसके अंडर में आ रहा है, सल्फोनिल यूरिया के अंडर में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सल्फोनिल यूरिया का। तो जैसे मैं आपको सल्फोनिल यूरिया का बता दूंगा, तो इसके अंदर जो टोल्ब्यूटामाइड है, इसके अंदर जो क्लोरप्रोपामाइड है, इन सभी का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बाइगोनाइट्स का बता दिया तो वही मेटफॉर्मिन का हुआ, मैग्लिटेनाइट्स का बता दिया तो वही रेपेग्लिनाइट का हुआ, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का बता दिया तो वही आपके वोग्लिबोस का हुआ और एक्रेबोस का हुआ। तो ध्यान रखना, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, उसके अंदर अगर कोई सी भी ड्रग से आपको पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि वोग्लिबोस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वोग्लिबोस किसके अंडर में आता है, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के अंडर में। मतलब आपको कहीं ना कहीं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि किस तरह से ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन की प्रिपरेशन हमारी हो ही चुकी है, अब हम देखने वाले हैं एंटी डायबिटिक। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन लिखना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देना है कि जो सल्फोनिल यूरिया है वो क्या करता है, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। सल्फोनिल यूरिया जो ड्रग्स होती है, जैसे कि आपका टोल्ब्यूटामाइड है, तो ये जो एजेंट्स होते हैं, ये जो ड्रग होते हैं, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इंसुलिन की कमी होगी तो हम क्या दे देंगे, सल्फोनिल यूरिया। ये सल्फोनिल यूरिया क्या करेंगे, इंसुलिन को बढ़ा देंगे, और इंसुलिन बढ़ने पे क्या होगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो इंसुलिन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल सरफेस पे आएंगे और ग्लूकोज जो है ब्लड में से कम हो जाएगा। देखो, हमें डायबिटीज सही करना है, मतलब ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, तो हम वो हर पूरी कोशिश करेंगे जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। फिर है आपका मेग्लिटिनाइट्स। मेग्लिटिनाइट्स में भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये जो आपका मेग्लिटिनाइट्स है ना, अभी मैं सल्फोनिल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेग्लिटिनाइट्स का। फिर आपके आते हैं बाइगवेनाइट्स। बाइगवेनाइट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता बीटा सेल पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइगवेनाइट्स किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता बीटा सेल पे। ये 3 जगह पे इफेक्ट शो करता है, पेरिफेरल टिश्यू पे, लीवर पे और इंटेस्टाइन पे। आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका थायोअज़ोलिडीन डायोन्स, डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखो, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया था ना, मतलब रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे, तो ये वाली ड्रग उसको सही करेगी। उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो यहां पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे। ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया, हाँ भाई मेरे पास कोई भी बाबू नहीं है, फिर भी मैंने क्या खाया, खाना खाया, क्योंकि खाना तो है ही नहीं फिर मेरे पास। तो मैं जैसे ही मैंने खाना खाया, अब मेरे अंदर क्या आ गए, ग्लूकोज आ गए। तो ग्लूकोज कब आएंगे, जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को। जब वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ब्लड में आएगा ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज वैसे ही कम रहेगा। ध्यान से सुनो, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज मिलने वाला है। तो ग्लूकोज कैसे मिलेगा, खाना खाएंगे, खाना पचेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा, देन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है उसी को रोक दो, डिले कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, उसको रोक दो, उसको डिले कर दो। जब वो डिले होगा, मतलब धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा, तो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो कई तरह की मेहनत और मशक्कत करने के बाद हम ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाले। देखो, तो सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके सल्फोनिल यूरिया का। सबसे पहले मैं जनरली बताऊंगा जनरली होता क्या है, फिर बताऊंगा कि सल्फोनिल यूरिया देने से किस तरह से काम हो रहा है। हमें क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एंटी डायबिटिक मतलब हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से नॉर्मली काम होता है, फिर सल्फोनिल यूरिया देकर बताऊंगा। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं और इस रिसेप्टर से इंसुलिन आके जुड़ता है। जब इस रिसेप्टर से इंसुलिन आके जुड़ता है तो अंदर की जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है वो सेल के सरफेस पे आते हैं। जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको अंदर लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में वो सेल के अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी मैंने नहीं बताई, आप लिख सकते हैं कि इंसुलिन आके जुड़ेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे रिसेप्टर में, उसके बाद ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस पे आएंगे, फिर जाके ये ब्लड का ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आएगा। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेस और बनाएगा 6 ग्लूकोज फोस्फेट। ठीक है, यहाँ पर साइकिल जो है चलती जाएगी। आपको पता है, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, आपने सिट्रिक एसिड पढ़ा है, आपने एचएमपी पढ़ा है, आपने एएमपी पाथवे पढ़ा है, कई तरह के पाथवे आपने पढ़े हुए हैं। तो ग्लूकोज से ही स्टार्ट होते हैं सारे, मतलब वहां पे ग्लूकोज से स्टार्ट हो गया, ठीक है, पायरविक बन गया, फिर पायरविक आगे जाके सिट्रिक चलाएगा, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ग्लूकोज जैसे सेल के अंदर आया तो ग्लूकोकाइनेस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हुआ 6 ग्लूकोज फोस्फेट में। अब ये जो आपका 6 ग्लूकोज फोस्फेट बना है, यहाँ पर फर्दर कन्वर्जन होता है
और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी रिलीज करता है। यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है, एडीपी बनता है, यहाँ से एटीपी और एडीपी रिलीज होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही एटीपी रिलीज होता है यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन हुआ है। पोटेशियम चैनल जो होते हैं एटीपी सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये पोटेशियम चैनल एटीपी की प्रेजेंस में ही चलेंगे। और जैसे ही ये पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर का जो सेल के अंदर का मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो भी पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन जो है बाहर मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेस वो कन्वर्ट हुआ 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में, फिर वहां पे फर्दर कन्वर्जन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी को रिलीज किया, एडीपी को रिलीज किया, और जैसे ही एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे ही बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, तो पोटेशियम सेंसिटिव, और वी कैन से पोटेशियम किसके लिए सेंसिटिव है, एटीपी सेंसिटिव, तो पोटेशियम जो एटीपी सेंसिटिव चैनल है, पंप है, वो ओपन हुए और उसकी वजह से अंदर जो आपके आईसीएफ में इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पोटेशियम था, वो बाहर जाना स्टार्ट हो गया आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इस तरह से जनरली काम होता है। अब देखो हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया सल्फोनिल यूरिया। तो अब ये सल्फोनिल यूरिया किस तरह से हमारी डायबिटीज को सही करता है वो देखो। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि सल्फोनिल यूरिया जो है इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा, तो चलिए देखते हैं कि सल्फोनिल यूरिया किस तरह से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जो सल्फोनिल यूरिया है ना, वो आपके सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर से जुड़ेगा। देखो जैसे इंसुलिन के लिए इंसुलिन का रिसेप्टर है, ठीक है, वैसे ही सल्फोनिल यूरिया के लिए सल्फोनिल यूरिया का रिसेप्टर है जो कि आपके बीटा सेल पे है। पेनक्रियाज में बीटा सेल है, और आपको मैंने बोला कि सल्फोनिल यूरिया किस तरह से काम करेगा, ये जो आपका सल्फोनिल यूरिया होता है ना, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा। और अगर इसको इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना है तो कौन सी सेल पे एक्ट करेगा, बीटा सेल पे, क्योंकि बीटा सेल ही इंसुलिन को रिलीज कराती है। तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आया विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेस वो कन्वर्ट हुआ 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में, फर्दर कन्वर्जन हुआ और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी रिलीज हुई। एटीपी रिलीज होने के बाद यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हुए क्योंकि ये एटीपी सेंसिटिव है, और इसके बाद पोटेशियम जो है अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अभी देखो जो आपका सल्फोनिल यूरिया होता है ना, ये सल्फोनिल यूरिया इस पोटेशियम चैनल की जो ओपनिंग है इसको बंद कर देगा। पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे जिसकी वजह से पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जा रहा था। अब अगर पोटेशियम का चैनल बंद हो गया तो पोटेशियम जो है अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे और पोटेशियम अंदर बढ़ते जाएंगे, पोटेशियम का लेवल अंदर बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो आपका सल्फोनिल यूरिया था उस सल्फोनिल यूरिया ने क्या किया, जो भी पोटेशियम का चैनल था इस पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही पोटेशियम का चैनल ब्लॉक हुआ तो जो पोटेशियम बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा और वो सेल के अंदर ही बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं पोटेशियम जो है सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जब कभी पोटेशियम सेल के अंदर बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है पोटेशियम का ई फ्लक्स ब्लॉक हो चुका है। देखो पोटेशियम का बाहर आना बंद हो चुका है ड्यू टू सल्फोनिल यूरिया, जिसकी वजह से ओपनिंग हुई है वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल की। और वी कैन से सीधा आप याद रखिए कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई है, और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुए हैं तो कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं, मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहे हैं। तो पहले ही तो पॉजिटिव चार्ज था और कैल्शियम आ रहे हैं तो और पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो अंदर इंसुलिन भरा पड़ा है हमारी सेल के अंदर ग्रेन्युलर फॉर्म में, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन के ग्रेन्यूल जो है रिलीज हो जाएंगे, और ब्लड में इंसुलिन रिलीज हो गया तो अब इंसुलिन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल सरफेस पे आएंगे और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर चल जाएगा और डायबिटीज आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सल्फोनिल यूरिया किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। ये पोटेशियम चैनल को बंद कर देता है, पोटेशियम के इफ्लक्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन खुल जाते हैं, और कैल्शियम चैनल खुलने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम मूव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन के ग्रेन्यूल है वो रिलीज हो जाते हैं सेल के बाहर, और वी कैन से प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन जाता है और वो रिलीज हो जाता है। और इंसुलिन ब्लड में रिलीज होने के बाद वो सेल के रिसेप्टर से जुड़ेगा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को सेल के सरफेस पे भेजेगा, ग्लूकोज को अपटेक करा लेगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से डायबिटीज सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा सल्फोनिल यूरिया जो है काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सल्फोनिल यूरिया का एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर आप सल्फोनिल यूरिया ज्यादा ले लेते हैं तो वेट गेन हो सकता है,
या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया हो सकता है, मतलब इंसुलिन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सल्फोनिल यूरिया क्या करा रहा है, इंसुलिन रिलीज करा रहा है। तो हो सकता है सल्फोनिल यूरिया बहुत ज्यादा देने पर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाए आपके ब्लड में, और इंसुलिन अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया तो इंसुलिन का क्या काम है कि ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको कम कर देगा। तो इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है, वेट गेन, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। और यहाँ पर आपको एक्शन दे रखा है, जैसे कि आपका शॉर्ट एक्टिंग अगर मैं बताऊं, ये जो आपका सल्फोनिल यूरिया है इसमें कई तरह की ड्रग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। तो इसमें अगर शॉर्ट एक्टिंग में बताऊं तो वो है टॉल ब्यूटामाइड, जिसकी सिंथेसिस भी आपको दे रखी है। तो चलिए टॉल ब्यूटामाइड की सिंथेसिस कर लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे टोलिन। टोलिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3। इसकी रिएक्शन आपने कराई है ClSO3H, और हमें जीवन में एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है पानी निकालना। तो यहाँ से हम पानी निकाल देंगे। तो यहाँ से वाटर कैसे रिमूव होता है, ध्यान से सुनना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है टोलिन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब वो हाइड्रोजन और यहाँ का ये हाइड्रोजन, ध्यान से देखते जाओ। एक तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, तो क्या हो गया H2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो H2O निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और जब यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पर अब बचा SO2। ऑक्सीजन दो ही रह गए क्योंकि एक चला गया है पानी के साथ, और बचा है Cl। तो आप देख सकते हैं SO2Cl मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने कराई है NH3HCl से। तो अब देखो, जब मैं SO2Cl की रिएक्शन NH3HCl से कराऊंगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं SO2, ठीक है, एज इट इज SO2 है। अब यहाँ पर आप देखिए NH3 था, पर यहाँ पर हमने NH2 अटैच कर रखा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का जो आपको Cl दिख रहा है ये, तो ये हाइड्रोजन और Cl निकल चुका है, और निकलने के बाद इसने HCl रिलीज कर दिया। तो यहाँ से तो Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बचेगा क्या, बचा आपके पास NH2 और यहाँ से SO2। तो आप देख सकते हैं SO2 NH2। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपने करा दी पिरिडीन के साथ। पिरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5 एथाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एज इट इज बेंजीन के ऊपर CH3 तो रहेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 तो रहेगा। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं SO2NHCO। देखो SO2 का SO2 है, ठीक है, NH का NH है, SO2NH वैलेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। तो SO2NH का NH है। उसके बाद ये जो आपका CO है, यहाँ पर भी क्या है, देखो CO दिख रहा है आपको, और फिर उसके बाद OC2H5। तो आप देख सकते हैं OC2H5, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज हुई है, वो देखो क्या हुआ। यहाँ पर जो आपका NH2 था, NHH इस तरह से लिख दूं, तो अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और एक क्लोरीन यहाँ से गया, तो यहाँ पर HCl निकल गया, एक हाइड्रोजन ये गया, एक Cl ये गया। तो अब बचा क्या क्या, वो देखो साथ में देखते जाओ। SO2 का SO2, ये SO2। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, अब सिर्फ NH बच गया, ठीक है। उसके बाद ये जो COO C2H5 है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर दो, COO C2H5। तो आप देख सकते हैं यही मैंने लिखा हुआ है SO2NHCOO C2H5। तो रिएक्शन बहुत इजी होती है, जस्ट एक स्टेप पहले से देखते जाओ, करते जाओ, रटने वाली तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे रिएक्शन आपने करा दी CH3 CH2 का होल थ्राइस। तो इसके बाद फाइनल आपका कंपाउंड बन चुका है। देखो आप NH2 का यहाँ पर ये आ गया, ये सेम एज इट इज यहाँ पर अटैच कर दिया, और जो हाईलाइट मैंने लास्ट स्ट्रक्चर में करा हुआ है वो सेम मैंने टॉल ब्यूटामाइड की स्ट्रक्चर में जोड़ दिया। तो ये आपकी टॉल ब्यूटामाइड की स्ट्रक्चर बन गई है। बेंजीन के ऊपर CH3 और पैरा पोजीशन पे है SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH CH2 का होल थ्राइस और CH3। तो ये हो गई आपकी टॉल ब्यूटामाइड की सिंथेसिस। हमने स्टार्ट करी थी टॉलिन से, फाइनली हमने बना लिया टॉल ब्यूटामाइड। एंड टॉल ब्यूटामाइड इज अ सल्फोनिल यूरिया व्हिच इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज द डायबिटीज। चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ हमें देखना है सल्फोनिल यूरिया के बाद। सेकंड है आपका मेटफॉर्मिन। देखो मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है वो सुनो और समझो। हमारा जो लीवर होता है, लीवर में हमारे पास एंजाइम होता है AMPK, इसको एक्टिवेट कर देता है मेटफॉर्मिन। आई रिपीट, जो मेटफॉर्मिन ड्रग होती है, जो मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक एजेंट है और एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये किस तरह से काम करता है, ये सिंपली AMPK को एक्टिवेट करता है, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाता है। देखो नाम से पता लग रहा, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, और जेनेसिस मतलब बनना, मतलब नए ग्लूकोज के बनने को रोक देता है। और हमें यही तो चाहिए, क्योंकि हमें तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना है।
तो ये जो आपका AMPK एंजाइम है ये किस तरह से काम करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है और जैसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगा नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो हमारे ब्लड में नया ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, तो हमें काफी राहत मिलेगी। तो इस तरह से मेटफॉर्मिन काम करता है। हमारे लीवर में जो एंजाइम होता है AMPK उसको एक्टिवेट करा के, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज को एक्टिवेट करा के ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर लिखा है मेटफॉर्मिन इज क्लासिफाइड एज अ इंसुलिन सेंसिटाइजर, इट इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय टारगेट टिश्यू। और किस तरह से काम करता है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोज के अपटेक को बढ़वा देता है। एक बात बताओ, यहाँ पर सेल है और सेल में ग्लूकोज जा नहीं रहा, पर अगर मेटफॉर्मिन आया तो मेटफॉर्मिन ने क्या करा, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़वा दिया, मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने दे रहा है, जाने दे रहा है। और जैसे जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज जाता जाएगा ब्लड में ग्लूकोज कम होता जाएगा, और यही तो हमें करना था। ठीक है, देखो ये किस तरह से काम करता है, इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसा कि आपने देखा लीवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको रोक देगा। हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए, क्योंकि लीवर की सेल कौन सी सेल होती है, हेपेटिक सेल। उसके बाद स्लोज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। अगर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन जो है स्लो कर देता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर को, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने की वजह से ब्लड में शुगर ज्यादा होगा, और ये हम नहीं चाहते क्योंकि हमारे ब्लड में पहले से ही काफी सारा शुगर है। ठीक है, मेटफॉर्मिन ऑल्सो डिक्रीज एपेटाइट। मेटफॉर्मिन जो है भूख लगने को कम कर देता है। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अगर मुझे भूख ही नहीं लगेगी, मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, तो मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बनेगा ही नहीं। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, एपेटाइट को कम कर देता है, भूख लगने को कम कर देता है, साथ ही साथ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, और वीकेंड से शुगर का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, और लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देता है। तो इस तरह से मेटफॉर्मिन काम करता है। अब मेटफॉर्मिन का काम यहाँ पर भी आपको दे रखा है कि इंटेस्टाइन में क्या करेगा, लीवर में क्या करेगा, स्केलेटल मसल में क्या करेगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आप समझा देना। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है बाइग्वेनाइड्स के एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट तो कई सारे हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, क्योंकि ये सारी एंटी डायबिटिक ड्रग है। एंटी डायबिटिक के मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी, और अगर ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो सारी एंटी डायबिटिक एजेंट और एंटी डायबिटिक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट में ये लिख सकते हो आप कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास थायाजोलिडीन डाइओन्स। तो ये किस तरह से काम करता है, ये जो थायाजोलिडीन डाइओन्स होता है ये बाइंड करता है एज अ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था फोर्थ सेम में। एगोनिस्ट जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ला दे। तो ध्यान रखना, ये जो थायोएजोलिडीन डाइओन्स होते हैं ये बाइंड होते हैं एज ए एगोनिस्ट, और बाइंड हो रहे हैं तो किसी रिसेप्टर से बाइंड होंगे। तो रिसेप्टर का नाम है PPAR गामा। क्या बोलोगे, PPAR गामा, जिसका नाम होता है परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। आई रिपीट, परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। तो ये जो आपका PPAR गामा होता है, ये जो रिसेप्टर होता है इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है आपका थायोएजिलिडिन डायोन्स एज ए एगोनिस्ट, और एज ए एगोनिस्ट होगा तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और आगे जाके एक्शन आएगा। तो एक्शन कैसे आता है वो देखो। दिस एजेंट आर इंसुलिन सेंसिटाइजर। देखो इंसुलिन सेंसिटाइजर एजेंट होते हैं, दे डू नॉट प्रमोट द इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल। ये बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं करवाते। अभी तक हमने देखा था कि इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है पहले, तो फिर हमने देखा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक दो, नया ग्लूकोज को बनने से रोक दो। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एजेंट जैसे ही बाइंड करते हैं, ये जो आपके एजेंट है थायोएजिलिडिन डायोन्स, ये जैसे ही बाइंड करते हैं आपकी PPAR गामा रिसेप्टर से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आपके एडिपोसाइड में, हेपेटोसाइड में और स्केलेटल मसल में। मतलब इंसुलिन ज्यादा रिसेप्टर से जुड़ेगा, और जितना इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा उतना ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस पे आएंगे और ग्लूकोज को जो है ब्लड में से कम कर देंगे, और यही हमें चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इन द लीवर इट डिक्रीज द ग्लूकोज आउटपुट, इन मसल इट इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा लेगा और ग्लूकोज के रिलीज होने को रोक देगा। देखो ये ग्लूकोज का आउटपुट क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज अगर रिलीज होगा तो ब्लड में तो पहले से ग्लूकोज है, तो हम चाहते ही नहीं है कि ग्लूकोज रिलीज हो। तो यहाँ पे लिखा है कि लीवर में से ग्लूकोज के आउटपुट को, मतलब ग्लूकोज के रिलीज को रोकना है, साथ ही साथ मसल में ग्लूकोज का यूज बढ़ाना है। अगर आपकी मसल की सेल
ज्यादा ग्लूकोज को यूज लेगी तो ग्लूकोज जो है वैसे ही ब्लड में से कम होता जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़वाना है एडिपोज में भी, तो एडिपोज टिश्यू में, मसल में तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़वाना है और लीवर में ग्लूकोज के आउटपुट को कम करना है। ये सारा काम होता है थायाजोलिडिन डायोन्स का। ठीक है, यहाँ पर इसकी फार्माकोकाइनेटिक दे रखी है कि ये जो ड्रग होती है थायाजोलिडिन डायोन, ये आपके एल्बुमिन से जाके जुड़ती है और ये मेटाबोलाइज किससे होती है, लीवर में होता है एंजाइम। लीवर में कई तरह के एंजाइम है, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल, तो वहां पर जो साइटोक्रोम P450 होता है उससे ये मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, और ओरल कंट्रासेप्टिव लेवल आर डिक्रीज। जब आप इसे लेते हो तो हो सकता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल होती है, बर्थ कंट्रोल पिल, वो अपना काम सही से नहीं कर पाए, तो ये एडवर्स इफेक्ट है इसके। उसके बाद चलते हैं आपके पास मैग्लिटिनाइड्स। तो देखो, जो सबसे पहले हमने सल्फोनिल यूरिया देखा था, उसी की तरह सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे मैग्लिटिनाइड्स का। बस फर्क इतना सा है, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आर मच शॉर्टर। यहाँ पर जो ऑनसेट एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो बहुत कम है। उसके बाद लेस हाइपोग्लाइसीमिया देन सल्फोनिल यूरिया। आई रिपीट, लेस हाइपोग्लाइसीमिया एज कंपेयर टू सल्फोनिल यूरिया। तो ये कुछ फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है कि पोटेशियम चैनल को बंद कर देगा जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर बढ़ता जाएगा और इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाएगा। ये देखो, जो सेम था आगे वही सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपके पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ये किस तरह से काम करता है वो देखो, ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मुझे कोई खाना खाने के लिए पूछने वाला नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में तुम पूछना मत वैसे भी, ठीक है, उस टाइम तक तो मैंने खा भी लिया होगा। तो यहाँ पर ये मेरा फूड रखा हुआ है और जब मैं इसे खाऊंगा तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा और वी कैन से शुगर जो है इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी। तो हम तो खाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो जो हम बड़े बड़े पार्टिकल खाते हैं वो अंदर बॉडी में जाके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये जो है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये जो एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में। आई रिपीट, अल्फा ग्लूकोसाइडेज प्रेजेंट ऑन ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज और लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देने वाले हैं ना, ये जो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, ये जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है ना, इसको रोक देगा। जब ये एंजाइम रुक गया तो क्या अब स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, और ग्लूकोज बन ही नहीं रहा तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से हम स्टार्च को कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे। जब हम कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे, डाइजेशन में देरी ला देंगे, और डाइजेशन में देरी लाने से क्या होगा कि ग्लूकोज का जो है लेवल ब्लड में कम पहुंचेगा। ठीक है, एक बात बताओ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने वही करा, हमने क्या करा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर दिया। कौन सा एंजाइम देके, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देके। ये इस तरह की ड्रग होती है जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, और जब ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो स्टार्च जो है आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कि जो पेनक्रियाज होते हैं वो ग्लूकागोन को कम कर देते हैं, क्योंकि ग्लूकागोन ग्लूकोज को रिलीज कराता है। तो हमें पहले से ही ग्लूकोज है तो ग्लूकागोन को कम कर देते हैं और बीटा सेल को बढ़िया स्टिमुलेट करते हैं। तो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन निकालने से ग्लूकोज का अपटेक होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो इस तरह से आपका ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर काम करता है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में मैंने आपको सारा बता दिया है कि डायबिटीज क्या होती है, इंसुलिन की प्रिपरेशन क्या होती है, रिलीज क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंसुलिन के बारे में सब कुछ देख लिया, डायबिटीज के बारे में सब कुछ देख लिया, और एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में सब कुछ देख लिया, उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी देख लिए, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स तक हमने देख ली, सब कुछ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये टॉपिक आपको मेडिकल में भी है, कोलॉजी में भी है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एप्पल यूजर भी डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल यूजर को डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे ही वो ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहां पर कोड आएगा ORG कोड। ORG कोड में आपको लिखना है MULNO। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। और एंड्रॉइड के लिए सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन।
टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर सारी रेगुलर अपडेट, मीम, पोल सब कुछ आते हैं, तो दोनों आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। और इन सब के लिंक, एप्लीकेशन के लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक, इन सब के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके विजिट कीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।